हेलो हेलो गाइस। अच्छा जो बच्चे जाम वाले हैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम ये लेक्चर छोड़ सकते हो। 2 मिनट रुक जाओ यार, जाम में फंस गया हूं बहुत सारे। कुछ चीजें हैं जो कि हमें करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की जो रिएक्शन थी वो हमने बहुत ही बेसिक करा था उसका जैम वालों के साथ, ठीक है। हम थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन करेंगे। हम शुरुआत करेंगे these lectures are specific for net and हम इसमें बात करेंगे, शुरुआत करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन कॉम्प्लेक्स। देखो रिएक्शन ऑफ अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस का बेसिक था वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। सबको ये चीज पता है, एक बार मैं बेसिक रिवीजन करा दूं। सबको ये बात पता है कि हमारे पास जो अल्कीन होती है वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, पर जब यही अल्कीन किसी मेटल के साथ जुड़ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन रिच था इस पे कौन अटैक करते हैं, अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अटैक्ड बाय न्यूक्लियर, ठीक है। और अटैक मैंने करा के तुम्हें दिखा दिया था, अटैक को तुम्हें करा के दिखा दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हमने कर दिया था कि मान लो हमारे पास कोई अल्कीन है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो कहाँ अटैक करता है, मोर हिंडेड कार्बन पे अटैक करता है, ताकि लेस हिंडेड कार्बन जो है वो मेटल के साथ जुड़ पाए, ठीक है। तो जब ये मोर हिंडेड कार्बन पे अटैक करता है तो pi बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के कार्बन के पास आते हैं, फिर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देते हैं और हमारे पास मिल जाते हैं Ln M। ये कार्बन जुड़ा CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे न्यूक्लियर। अब ये कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। कोई बात नहीं, कार्बाइन कार्बिन लगभग एक जैसे ही है, सेम कॉपी पेस्ट है, बता दूं उसके बारे में। तो अब हमारे पास ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें न्यूक्लियोफाइल माइनस ऐड हो रहा है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज आ जाएगा माइनस। वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये चीज हमने कर ली, ये भी ऑलरेडी डन। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, अभी जो एक्सटेंडेड वर्जन हमने इसका करना है, प्रॉब्लम आती है रिएक्टिविटी की। किसकी प्रॉब्लम आती है, रिएक्टिविटी। चलिए यहाँ पे एक अल्कीन था तो हमने अटैक। सवाल आता है अगर मेरी मेटल के साथ एक अल्कीन नहीं बल्कि दो अल्कीन जुड़ जाए तो अब मेरा न्यूक्लियोफाइल, तो ये है प्रॉब्लम ऑफ रिएक्टिविटी। क्या है प्रॉब्लम ऑफ रिएक्टिविटी? प्रॉब्लम ऑफ रिएक्टिविटी क्या है बेसिकली, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है will it attack ethene और will it attack butadiene? So that is the problem. कि जब
हमारे पास इस तरीके से दो एल्कीन आ जाती हैं, तो सवाल ये आता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल अब किस पर अटैक करेगा, क्या वो इथीन पर अटैक करेगा या वो ब्यूटाडाइन पर अटैक करेगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ रिएक्टिविटी डीएमजी रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किए गए थे, डीएमजी रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। हमारा टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना डीएमजी। आई होप सबको बैक स्टोरी समझ में आ गई होगी कि डीएमजी रूल्स आई क्यों। ठीक है, डीएमजी रूल्स में डी स्टैंड्स फॉर डेविस, डीएमजी में डी स्टैंड्स फॉर डेविस, एम स्टैंड्स फॉर मिंगोस, जी स्टैंड्स फॉर, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम। तो तीन लोगों ने मिलकर ये रूल दिए थे। इसमें रूल नंबर पहला क्या कहता है, रूल नंबर पहला कहता है enes are always more reactive, enes are always more reactive than enants, enes are always more reactive than enants। ठीक है, यानी कोई भी इन होगी वो हमेशा एनालिसिस ज्यादा रिएक्टिव। रूल नंबर सेकंड, open enes are more reactive than closed enes, similarly open enants, लिख लो ये रूल साथ are more reactive than closed enants। ठीक है, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड कहता है रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाइपोन्स। पर आपको याद रखना है इन रूल्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, पहले रूल नंबर 1 लगेगा, फिर रूल नंबर 2 लगेगा और फिर रूल नंबर 3 लगेगा। यानी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ रूल्स क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ रूल्स क्या है, जिस ऑर्डर में लिखे वही उसका प्रायोरिटी। यानी रूल नंबर 1 फॉलोड बाय रूल नंबर 2 फॉलोड बाय रूल नंबर 3। अब सुना इसका मतलब क्या। अब जैसे मान लो उसने बोला कंपेयर रिएक्टिविटी, कंपेयर रिएक्टिविटी का सवाल है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक मेटल है, इसके साथ में ये इन लगी है, ये हो गया इन, लाइन, इसके साथ में ये लगा इनाइन, ठीक है, और इसके साथ में मान लो मेरे पास लगा ये एक इन लगी। बेंजीन भी क्या होती है, इन होती है। इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा। नियम नंबर पहला कहता है आपके पास इन्स और ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन इनाइन्स। आप देखेंगे आपका बी भी इन है, आपका ए भी इन है और आपका ये इनाइल है। ओपन क्लोज से फर्क अभी तक नहीं पड़ता, चाहे ओपन इन हो चाहे क्लोज इन हो, वो हमेशा हमेशा इनाइल से ज्यादा ही रिएक्टिव होंगी, चाहे ओपन इन हो चाहे क्लोज इन हो। ठीक है, तो अपन रिएक्टिव में क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन इनाइन्स। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हमारे पास क्या हो गया कि भैया बी कॉमा ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। अब बी भी इन है ए भी इन है, पर ये ओपन इन है और ये क्लोज्ड इन है। अब यहां पे कंपैरिजन होगा ओपन वर्सेस क्लोज। तो हमें पता है ओपन इन्स आर मोर रिएक्टिव, तो क्या हो जाएगा, ओपन कौन सी है, बी। चलिए अगला सवाल तुम्हें खुद देते हैं अपन, कंपेयर रिएक्टिविटी। अच्छा यहां से मैं कंक्लूजन लिख लेता हूं पहले, उसके बाद सवाल देता हूं। देखो पहली चीज इन्स ज्यादा रिएक्टिव है इनाइल से, सही बात। ओपन इन्स ज्यादा रिएक्टिव है क्लोज्ड इन्स से, और फिर ओपन इनाइल्स ज्यादा रिएक्टिव है क्लोज्ड इनाइल्स। अब मैं तुम्हें सवाल देता हूं, कंपेयर रिएक्टिविटी इथीन अलाइल कंपेयर कड़ी देर लग जाए कहाँ रे, कहाँ जाए ना, कहाँ चौराहा पे ले जाते इधर जी। तो बेहतर ना ले ढाई दिन सामने उतर में बात है। सबसे पहले देखो ये इन इनाइल इन इनाइल इन इनाइल, तो इन वाले सबसे आगे आएंगे। ठीक है, इन वाले ए बी डी डी ई, इन वाले सबसे आगे आएंगे, यानी ए सी और ई। ठीक है, अब ए सी ई में भी ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज है, तो ओपन वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, पर ओपन में भी ए और सी में इसमें पाई बॉन्ड्स कम है, तो जहां पाई बॉन्ड्स कम वहां रिएक्टिविटी ज्यादा। प्लीज मेरे आंसर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं
ईन्स आर मोर रिएक्टिव देन इनाइल्स, ए, सी और डी आगे आएंगे। ईन्स मोर रिएक्टिव देन इनाइल्स, उस वजह से ए, बी आगे आएंगे और बी, डी पीछे। उसमें भी हमारे पास क्या आता है, ओपन मोर रिएक्टिव देन क्लोज्ड, जिसकी वजह से ए, सी ज्यादा रिएक्टिव होंगे ई से और बी और डी ज्यादा रिएक्टिव होंगे एफ से। अब हमारे पास क्या आता है कि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई, इसके पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, तो इसमें एक पाई बॉन्ड, सी में दो पाई बॉन्ड, ए, सी, डी, पी में कम है, डी में ज्यादा है, बी, डी, ए, सी, ई, डी, बी, एफ नहीं, पी, डी, एफ। आई होप तुम्हें क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें रिएक्टिविटी के बारे में बताया। तो ये रिएक्टिविटी होती है। अब इसमें आता है नियम नंबर 4, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बात करता है रीजियो सेलेक्टिविटी की। रूल नंबर 4 किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद रीजियो सेलेक्टिविटी। ये क्या कहते हैं, ये कहता है इन केस ऑफ अल्कीन्स देयर इज ऑलवेज टर्मिनल अटैक ऑफ न्यूक्लियो। ये कहता है कि हमारे ईन्स के बारे में, इन केस ऑफ ईन्स देयर इज ऑलवेज टर्मिनल, मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास ये और यहाँ पे कुछ मिल जाए, मान लो कोई भी न्यूक्लियो पैड आ गया, जैसे सपोज OMe माइनस। अब टर्मिनल नॉन टर्मिनल की बात समझो, जैसे ये और ये डबल बॉन्ड के टर्मिनल कार्बन, जैसे बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन टर्मिनल, ये बीच के तो ये नॉन टर्मिनल, ये भी बीच के तो ये नॉन टर्मिनल। अब ये अटैक करते हैं कहाँ पे, टर्मिनल पे, तो यहाँ अटैक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर ये कैसा दिखने लग जाएगा, यहाँ पे OMe, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई और नीचे MTO C। अब ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी फिर ये मिला के कैसा दिखेगा, OMe MTO और ऊपर क्या रहेगा माइनस, ऑब्वियसली माइनस 1 आएगा नेगेटिव। मेगा शर्मा DMG क्यों आया, DMG इसलिए आया क्योंकि हम रिएक्टिविटी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे 2-3 तरह की अल्कीन जुड़ गई, तो आपका न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा वो डिसाइड करने के लिए DMG है। DMG इसलिए आया टू डिसाइड रिएक्टिविटी। आप एक बात बताओ ना, आप DMG रूल को, आप DMG रूल से कर क्या रहे हो, आप रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो DMG रूल आया टू कंपेयर रिएक्टिविटी, DMG रूल आया टू कंपेयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कंपेयर करने के लिए, रिएक्टिविटी कंपेयर करने के लिए। ठीक है भाई, भाई मैं लिख देता हूं यहाँ पे बड़ा बड़ा, DMG रूल किसलिए आया, टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ ins and ins। तो इन केस ऑफ ins there is always terminal attack, हमेशा टर्मिनल अटैक होता है, जबकि इन केस ऑफ इनाइल्स if LNM is electron donating then non terminal attack, if LNM is electron withdrawing then terminal attack। मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डब्ल्यू टंगस्टन के साथ में अगर तो CP रिंग्स लग जाए, CP इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा अलाइन कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाए +1। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो किस पे अटैक करेगा, अनडाउटेडली ये इनाइल है, ये भी इनाइल है, ये भी इनाइल है। क्लोज कम रिएक्टिव होती है, ओपन ज्यादा होती है, तो अटैक इस पे होगा। पर अगर इस पे अटैक होना तो इसको छोड़ दो। बाकी जो मेरे पास बचा यानी ये CP हमारे पास बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड होती है। क्या होते हैं बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये जो हमारे पास है LNM इस कैसी नेचर का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देयरफॉर नॉन टर्मिनल। कैसा अटैक होगा, नॉन टर्मिनल। ये टर्मिनल पोजीशन है, टर्मिनल पोजीशन है और ये नॉन टर्मिनल, तो यहाँ अटैक होगा नॉन। कैसे कराना है मैं समझा देता हूं। आपके पास लिगेंड अलाइल है, ऐसे ही लिगेंड, यानी ये मेटल है, मेटल के साथ में ये CH2 ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यस सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी आएगा कहाँ करेगा, नॉन टर्मिनल पोजीशन पे अटैक। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और ये नॉन। W PP PP। अब इसने अटैक किया यहाँ पे और ये 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, स्टार पे। क्या बन गया PP W। अच्छा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना +1 चार्ज था ऐसे, और ये कार्बन जुड़ा है CH2 यहाँ पे CH 5 बॉन्ड टूट के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से दे देगा और ये बन जाएगा W CH2 CH CH2 और ये प्रोडक्ट बना। Ln कोई भी लिगेंड, L मतलब लिगेंड, N मतलब उसका नंबर, तो आपका ये प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास प्लीज बात नहीं, अगर हमारे पास बिल्कुल CH के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, सॉरी CH के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, माइनस बिल्कुल जुड़ेगा। अगर आपका
एलएनएम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जैसे कि अगर उसके साथ सीपी लिगेंड लगे, क्या लगे? सीपी लिगेंड जो सिग्मा से भी देते हैं, पाई से भी देते हैं। अगर सीपी लिगेंड जो कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। +1 चार्ज खत्म हो गया ना बल्क, बल्क को +1 चार्ज खत्म हो जाएगा। यार एक बात बताओ, आप अगर H+ के साथ Cl- जोड़ दो तो बताओ क्या बनता है? HCl बनता है कि नहीं बनता है? इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाता है। वैसे जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात, कतई कॉमन सेंस की बात। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे आया NaCl, चार्ज +1 है, बताओ कहाँ अटैक करेगा? सबको पता है अगर CP लगा तो इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कहाँ अटैक होगा? नॉन टर्मिनल अटैक। NaCl यहाँ से कहाँ अटैक करेगा? नॉन टर्मिनल यानी यहाँ पे अटैक करेगा। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मोलिब्डेनम, यहाँ CP जुड़ा और यहाँ पे एक कार्बन ये CH2, फिर यहाँ CH, फिर ये CH2 भी जुड़ जाता है और यहाँ Cl और पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे मेरे पास मान लो आ गया प्लेडियम, ठीक है, यहाँ PPH3 जुड़ा है, यहाँ PPH3 जुड़ा है और यहाँ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चाहते हैं पॉजिटिव। और मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब मैं बता दूं तुम्हें, ये जो है क्योंकि PPH3 एक अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है, ये एलएनएम होता है। मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े ये कैसे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अगर CP लगा होगा तो डोनेटिंग, अगर पाई एक्सेप्टर लगा होगा तो विथड्रॉइंग। अगर विथड्रॉइंग है देयरफॉर टर्मिनल अटैक। टर्मिनल अटैक कैसे कराने? अटैक कैसे कराने मैं समझा देता हूं। प्लेडियम PPH3 PPH3, यहाँ ये CH2 PH डबल बॉन्ड PH, यही जुड़ा है ऐसे। अब मानो मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, कौन सा अटैक कराएगा? टर्मिनल। टर्मिनल बोले तो इस कार्बन पे अटैक कराएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरऑल क्या चार्ज था? +1। मैं यहाँ पे +1 डाल देता हूँ, +1 चार्ज, या पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर +1 डाल दूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या चार्ज था? +1 चार्ज था। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेडियम PPH3 PPH3, ठीक है, यहाँ CH2 के साथ क्या जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल, है ना, और ये बॉन्ड तो टूट ही चुका है और CH2 के साथ क्या जुड़ा है? CH डबल बॉन्ड CH2, वहाँ भी सिर्फ पाई बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, सिर्फ ये पाई बॉन्ड बचा, तो ये पाई बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और ये मेरा ओवरऑल। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें सबको क्लियर होंगी। आई होप सबको चीजें, नहीं वहां नहीं होता दोस्त, वहां अटैक नहीं होता, बनेगा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा वहां से ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करो सब। अब जैसे मान लीजिए बेंजीन देंगे, Cr प्लस NaBH, चलिए फटाफट से इसे कीजिए। अगर ये कर ले, जब ये हो जाए उसके बाद इसे कीजिए। बस ये 2 सवाल करने तुम्हें। बनेगा जो नया लिगेंड बनेगा उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सबको पता है बेंजीन C6H6 होती है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और नीचे Cr CO CO। अब मुझे बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ डिलोप्लेस करेगा? सर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से डिलोप्लेस करके, फिर यहाँ से डिलोप्लेस करके, पूरे यहाँ तक डिलोप्लेस करेगा। तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से दिखा दें?
क्यों ना हम पूरे इस तरीके से दिखा दें, क्यों ना हम पूरे इस तरीके से दिखा दें कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक लोकलाइज। अब ऑब्वियसली एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, H माइनस को गेन कर रहे तो ऊपर चार्ज क्या रहेगा, चेक करो। अच्छा ये जो मैंने बनाया ना, इसका मतलब ये सारे के सारे, इसका मतलब ये सारे के सारे वो कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ लो, जब मैंने बेंजीन को जोड़ा है, इसका मतलब अकेले ये पाई बॉन्ड नहीं जुड़ रही है, सारी पाई बॉन्ड जुड़ रही है, आप इस बात को समझिए, सारी पाई बॉन्ड जुड़ रही है। और यहाँ से तुम्हें पता है कि यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है CH3 माइनस। अगेन CP हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा अटैक होगा, नॉन टर्मिनल अटैक होगा, तो ये बन जाएगा W PPCP PH2 यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज करना चाहिए। क्लियर है चीज, चलेगा। इसी के साथ हमारा DMG रूल खत्म होता है, और DMG रूल खत्म H ऊपर वाले कार्बन पर अटैक करने का कराएगा सर, तो सेमी प्रोडक्ट बनेगा ना, फर्स्ट वाले सेमी प्रोडक्ट बनेगा। सेमी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मतलब मैं समझा नहीं, सेम प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आपके पास ये कंपाउंड था, पता नहीं कहाँ सो जाते हैं, पता नहीं कहाँ सो जाते हैं, प्लस NaPH4 था, सेम कैसे बन जाएगा। यहाँ पे ये है eta6, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है eta6 C6H6। अब सुन मेरी बात मूर्ख, सुन मेरी बात, अरे ओ मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, सुन मेरी बात। तेरे पास ये था C6H6 था, ठीक है, ये था, मैं बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे। अटैक न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड H माइनस निकलेगा, किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली इस पे अटैक करेगा। अटैक अलग से करा, तू मूर्ख नहीं समझ पाता, तू मूर्ख, तो तू अटैक अलग से करा। ये बेंजीन देखिए, इसके ऊपर H देखिए क्या है, ये है C6H6 और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है eta6, H माइनस इस पे अटैक कराता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये क्या बन जाता है दोस्त, अरे ओ मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, देख ये क्या बन गया, ये बन गया। अब यहाँ से दे देगा, दो यहाँ से जुड़ेंगे, दो यहाँ से यहाँ से eta5 C6 H7, समझा मूर्ख। तो यहाँ तेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ तेरा प्रोडक्ट बनेगा ऐसे कैसे बच्चे, ये कहाँ से सेम प्रोडक्ट हो गया, कहाँ से हो गया सेम प्रोडक्ट। यहाँ पहले एक ही हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन, कहाँ से हो गया सेम प्रोडक्ट, तो माइनस 1 तो कन्हैया जी आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, हम भी नहीं जानते हैं, पर आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। आई होप सबको क्लियर हो गया, क्लियर है कन्हैया, समझ आया कन्हैया, यहाँ पे समझ में आया क्या मतलब, मुझे पता तो कहना क्या चाहता था कि सेम ही रहेगा, H माइनस अटैक करा, वहां पे मुझे कोई समझ नहीं देगा। हाँ हाँ जहाँ मर्जी करा ले, अरे भाई तू जहाँ मर्जी, तू यहाँ नहीं करा के, तू यहाँ करा ले, तू जहाँ मर्जी करा लेना यार। कन्हैया इसमें क्या हो गया, कन्हैया इसमें क्या हो गया, तू कहीं भी करा ले यार, फालतू की बातें क्यों लिखते हो, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तुम लोग फालतू की बातें लिखते ही क्यों। तुझे जहां मन कर रहा है, तुझे कहां कराने करेंगे, तुझे यहां कराने, तुझे यहां नहीं कराना, तुझे यहां कराने, यहां कराना, तुझे तुझे जहां मन करता वहां कराना, ये वही बात आ गई। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम बनेगा, आप जहां मर्जी कराओ सेम बनेगा, आप जहां मर्जी कराओ सेम बनेगा। चलिए इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स। इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ मेटल with halides, oxides, hydroxides, sulfates, phosphates, carbonates, acetates, etc. ये जो मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, हलाइड्स के साथ, ऑक्साइड्स के साथ, हाइड्रोक्साइड्स के साथ, सल्फेट्स के साथ, ये सारे के सारे, एक मिनट बाद में नहीं कुछ ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, मेरे को पता है, तो पहले लेक्चर में सोल होते हैं, अगर शब्द लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, नो नहीं होगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, एक यहां से, 3 4 5 6। हैप्टिसिटी का कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 26। और बाकी राहुल कुमार साहब आपका कमेंट में अभी देखूंगा, बाद में पूछना जो भी पूछो, फिलहाल मुझे आगे बढ़ने दो, अभी मुझे आगे बढ़ने दो, बाकी सवाल पूछूंगा बाद में पूछो। चलिए, सो इनऑर्गेनिक क्लस्टर क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ मेटल विद इनऑर्गेनिक लिगेंड्स लाइक हैलाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इनऑर्गेनिक क्लस्टर। इस टॉपिक में करना क्या होता है, हमें करना होता है फाइंडिंग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, हमें क्या करना होता है, फाइंडिंग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ये हमारा टास्क। व्हाट वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। हमें क्या पता करना होता है, पता करना होता है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। अब मैं बता दूं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स जानने के लिए एक एग्जांपल सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन इनऑर्गेनिक क्लस्टर। सबसे पहले क्या करना पड़ता है इसके लिए आपको, फर्स्ट फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड कैलकुलेट टोटल डी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। उसके बाद क्या करो, देन फिल these d electrons in the given MO diagram and find the bond order। ये जो नीचे MO diagram दी है इसमें फिलिंग करनी है। MO diagram का सबसे नीचे सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर डेल्टा बॉन्ड, फिर डेल्टा स्टार बॉन्ड, फिर पाई स्टार बॉन्ड, फिर सिग्मा। सी MO diagram है तो तुम्हें
एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल Re2Cl8 2-। सबसे पहला काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 2x + 8 × -1 बराबर है -2, 2x - 8 बराबर है -2, 2x - 2 + 8, 2x बराबर है +6, x बराबर है +3। तो Re +3 क्या हो जाएगा D4। तो दोनों मेटल है, दोनों +3 में है, तो Re +3 कितना हो जाएगा D4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 आके कैसे बने, सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार। 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 3 4 5 6 7। ये सारे के सारे बॉन्डिंग आ गए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्डिंग 8 - एंटी बॉन्डिंग 0/2, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक डेल्टा। क्लियर है। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो पता है कैसा दिखेगा इसका स्ट्रक्चर, Re ऊपर 4 Cl, फिर 4 मेटल मेटल बॉन्ड, फिर Re, फिर नीचे 4 Cl। ठीक है। और याद रखना इस Re की हाइब्रिडेशन क्या होती है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, और इसकी हाइब्रिडेशन भी DsP2 स्क्वायर प्लेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्मियम 2 Cl8 2-, इसकी निकालो। मॉलिब्डेनम 2 सल्फेट 4 2-। इसमें दोनों में कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न है। इलेक्ट्रॉन जैसे फिर करते हैं यार, तो गजब। पहले सिग्मा में भर दो, फिर पाई में भर दो। पहले सिग्मा वाला भरो, एक को करा दो। मेरा बच्चा जैसे यहाँ निकालो भाई, 2x - 8 बराबर है -2, x बराबर है -2 + 8 + 6/2 + 3। ऑस्मियम +3 होगा D5, दूसरा भी ऑस्मियम +3 है तो वो भी क्या होगा D5। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10। कैसे करने हैं, सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा। करना नहीं आता तुमको, सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा। कैसे करने हैं, पहले सिग्मा में 2 डी जनरेट है, 1 2 6 हो गए, 7 8 9 10। अब क्योंकि डेल्टा स्टार में इलेक्ट्रॉन के डेल्टा बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालना जरा। 2 तो 4 तो 6 तो 8 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग बटा 2 कितना आ गया 3। अब कौन कौन से होंगे, 3 बॉन्ड, एक सिग्मा होगा प्लस 2 पाई। डेल्टा बॉन्ड टूट चुका ना जब डेल्टा स्टार में इलेक्ट्रॉन थे, जब डेल्टा स्टार में इलेक्ट्रॉन थे तो डेल्टा बॉन्ड टूट चुका था। अब यहाँ कर लेते हैं एक बार, चलिए ये फटाफट से तुम निकल। यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, 2x सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, SO4 -2, ओवरऑल चार्ज -2। तो 2x - 8 बराबर है -2, 2x बराबर है +6, x बराबर है। अब मॉलिब्डेनम क्रोमियम फैमिली का, तो +3 का मतलब D2। एक मिनट ना, आगे बात। तो हमारे पास दोनों मॉलिब्डेनम +3 यानी D3 होंगे, तो यहाँ पे टोटल डी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो यहाँ फिलिंग कैसे कर जाएगी, सिग्मा पाई डेल्टा स्टार, ठीक, ऊपर पाई स्टार, ऊपर सिग्मा स्टार। समझ लिया बस।
हाँ भैया थोड़े दिन तो ले रहा हूँ क्लास, अभी तो पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ऑब्वियस सी बात है, 6 बॉन्डिंग 0 एंटी बॉन्डिंग बटा 2 यानी 1 सिग्मा प्लस 2। ठीक है, नहीं मेटल बॉन्ड प्योर डी ऑर्बिटल, मेटल बॉन्ड प्योर डी ऑर्बिटल बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल आएंगे, उम्मीद आप इस तरीके से सवाल कर लेंगे। ठीक है, वो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक क्लस्टर जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, एक सवाल तुम्हें और देता है, ये प्रीवियस सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, फाइंड नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन W2OR। वही सेम प्रोसेस है, 2x प्लस 6 इंटू माइनस 1 बराबर है ओवरऑल 0, 2x बराबर है प्लस 6, x बराबर है प्लस 3, तो टंगस्टन प्लस 3 क्या होता है D3। ठीक है, टंगस्टन प्लस 3 क्या होता है D3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6, और 6 सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बने 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 6 माइनस 0/2 × 3 यानी 1 सिग्मा प्लस 2। चलेगा, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक क्लस्टर जो है इनऑर्गेनिक क्लस्टर जो है हमारे वो खत्म हो गए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको टाइम लग भी रहा है तो एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट कर लेना, नोट में लिख लेना, कई बार पता क्या सवाल पूछते हैं, नोट कर लो, इफ डेल्टा बॉन्डिंग जैसे क्वाड्रपल बोलते हैं, इफ डेल्टा बॉन्डिंग जैसे बोलते हैं क्वाड्रपल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, then geometry is eclipsed and compound is colored due to delta star transition। प्लीज ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे डेल्टा बॉन्डिंग प्रेजेंट है, नहीं सबका हाइब्रिडेशन निकालने के रहेगा, बस Re2Cl8 निकालना था, बता दिया। अगर डेल्टा बॉन्डिंग प्रेजेंट है, पहली चीज आपकी ज्योमेट्री इक्लिप्स्ड होगी। ठीक है, और आपका कंपाउंड कलर होगा। पर अगर डेल्टा बॉन्डिंग, इफ क्वाड्रपल बॉन्डिंग इज नॉट देयर, इफ क्वाड्रपल बॉन्डिंग इज एब्सेंट, देन ज्योमेट्री इज स्टैगर्ड and compound is generally colorless। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे हमें पता है, हमने अभी एग्जांपल करा Re2Cl8 और वहीं दूसरी तरफ हमने करा Osmium2Cl8 करा कि नहीं? अब मैं निकलवा नहीं रहा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था तो 4 आया, यानी इसमें एक सिग्मा बॉन्ड था, 2 पाई बॉन्ड थे और एक डेल्टा बॉन्ड। और इसका अगर तुम ऑर्बिटल पिक्चर देखोगे, इसका जो ऑर्बिटल पिक्चर देखोगे सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार, इसके अगर ऑर्बिटल पिक्चर देखोगे तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। तो ये जो डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन है, इसकी वजह से इसका कलर भी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्डिंग प्रेजेंट है, डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है, देयरफॉर इक्लिप्स्ड ज्योमेट्री। बट वहीं पे अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, जिसमें 1 सिग्मा और 2 पाई, यानी नो डेल्टा बॉन्डिंग, देयरफॉर स्टैगर्ड। अच्छा, मोर ओवर इसमें डी10 होते थे 1 2 3, ये तुमने पीछे फिलिंग करी है। ठीक है, पीछे से चेक करना है फिलिंग, ऑस्मियम की केस, ऑस्मियम की केस में फिलिंग कैसे की, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेल्टा स्टार खाली है। यहाँ पे नो डेल्टा टू डेल्टा स्टार, यहाँ पे कोई डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका डेल्टा स्टार फिल्ड है। अगर वो फिल्ड है तो ट्रांजिशन कैसे कराओगे, कैसे तुम इस डेल्टा वाले को डेल्टा स्टार में भेज सकते हो, नहीं भेज सकते, क्योंकि इसमें ऊपर जगह खाली नहीं है, ऊपर जगह खाली नहीं। आगे बढ़ो, अब बात करी जाए जरा कार्बाइन कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब बात करी जाए जरा कार्बाइन कॉम्प्लेक्स के बारे में, और उसके बाद में बात करी जाए ऑक्सीडेटिव रिलेशन की। कार्बाइन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगेन दो तरह की होती है, फिशर और शॉर्ट। फिशर किसमें बनता है, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन में, और शॉक किसमें बनता है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। ये ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन होती कैसी है, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट कैसा होता है, हीलियम 2s2 2px1 2py1 2pz0। और एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन कैसी होती है, हीलियम 2s1 2px1 2py1 2pz। ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है।
तो भैया इसकी ग्राउंड स्टेट कुछ इस तरीके से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक खाली ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना रहा होगा किसके साथ, किसी हाइड्रोजन या एक्स लिगेंड के साथ। यहाँ पे इसके पास अनपेयर्ड 1 2 3 और 1 अनपेयर्ड से ये बॉन्ड बना रहा होगा किसी एक्स के साथ, किसी एक्स के साथ, ठीक है, किसी एक्स के साथ बॉन्ड, ये ऑर्बिटल किसका होगा, किसी एक्स का। अब ये मेटल के साथ कैसे जुड़ेगा सर, ऑस्मी में डेल्टा बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड होगा ना, अरे इसमें डेल्टा बॉन्ड की जगह सिग्मा, यार कन्हैया पागल है, कन्हैया यार तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, तो पागल है यार, सिग्मा बॉन्ड तो है ही, उसकी जगह पे ट्विन होगा। अरे जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड यहाँ किसी की जगह नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड की अपनी जगह है, फिर कुछ बचा है। नहीं तो तुझे लगा तू बेइज्जती की बातें कर, तुझे कब नहीं लगा तेरी बातें कितनी बेइज्जती होती है सर, ऑस्मी में डेल्टा की जगह सिग्मा बॉन्ड कितनी बेइज्जती की बात करती है, डेल्टा की जगह सिग्मा कहां से आ जाएगा, सिग्मा अपनी जगह है, पाई अपनी जगह होता है, डेल्टा अपनी जगह होता है, इसमें सिग्मा है, 2 पाई है पर डेल्टा बॉन्ड नहीं है, तो ये थोड़ा बात है कि डेल्टा की जगह सिग्मा आ गया, तो बिल्कुल मेरी बात पता नहीं कहां से सोचते हैं, मतलब मैंने चीज देखी तुम्हारे दिमाग में खुराफात है, तुम्हें चुल लगता है, वही चीज तुम्हें सीधी सीधी समझ आ जाएगी ना, कोई सीधी सीधी बात समझा देगा तो तुम्हें उसमें शांति नहीं मिलती, तुम्हें लगता है कैसे यार ये तो कुछ बात नहीं बनी, हमें तो सुन चाहिए, हमें तो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे करनी है, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, क्या कहते हैं इसे ओवर, देखो कुछ बच्चों को आदत होती है, मतलब कुछ बच्चों को आदत होती है, उन्होंने बचपन से ना एक चीज सीखी होती है, बचपन नहीं कहते कि बेटा पूछते रहना चाहिए, है ना, पूछते रहना चाहिए, दिमाग मतलब बचपन में बच्चों को समझाया जाता है कि साइंस इज ऑल अबाउट व्हाई व्हाट हाउ, उन्होंने इस बात को ज्यादा दिल पे ले लिया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बात को बड़ा दिल पे ले लिया होता है, वो बात अच्छा अच्छा तुमने बोल दिया, वरना मैं बहुत तरह सुना देता कभी, तब मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ। यार ये भी प्रॉब्लम है ना ऑनलाइन टेस्ट की, समझ नहीं आता बच्चा कहना क्या चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ना कुछ पूछ ही रहे हो मुझसे, पता है जैसे कन्हैया मुझे बता रहा था कि सर तो कन्हैया मैसेज ऐसे लिखा करना कि सर आपने वहां डेल्टा बॉन्ड लिखा उसके बाद सिग्मा बॉन्ड लिखो, क्लैरिटी हो यार, माइंड में ऐसे दिमाग खराब कर रहे हो भाई, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहा करो यार, स्पष्ट तरीके से क्या कि सर आपसे वहां गलती हुई है, ऐसे व्यक्ति बड़ी बात सुना रहा, बात को छोड़ने वाले होते बेचारा कन्हैया कन्हैया बेचारे लगता है, चलो यार एनीवेज ठीक है, बहुत बढ़िया धन्यवाद कन्हैया, बहुत अच्छा लगा भाई, कन्हैया लड़का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछता रहता है सुना दीजिए सर आपको मैंने, नहीं कन्हैया ग्रेगोरियस जॉन भाई प्रॉब्लम है यार, ये ऑनलाइन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं यार, ये ऑनलाइन में तुम कहना कुछ और चाहते हो यार, कुछ समझ ना आते, इसलिए कहते हैं कि जब भी बीवी गर्लफ्रेंड से कोई बात क्लियर करनी तो चैट में मत करना, ठीक है, क्योंकि चैट पे तुम इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसमें बड़ी सारी इमोशंस डालनी पड़ती है अपने इमोशंस को बताने के लिए, हमारा ये इमोशन था, वरना आपकी बात का कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, सो इट इज वेरी डेंजरस, ये चीज मुझे ऐसे रियलाइज होता है कि व्हेनेवर देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक विद योर लव्ड वन, ठीक है, तो आप प्लीज कॉल कीजिए, कॉल करके समझाइए, देखो ऐसी बात है, आप मैसेज पे करने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों का कुछ मतलब निकाला जा सकता है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, अब बेचारे की भावनाएं मुझे कहां समझ में आ रही है, क्या कहना चाहते हैं, चलिए तो कार्बाइन में हमारे पास ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट हो गया, अभी मेटल के साथ कैसे जुड़ेगा ध्यान से देखो, आज जाने किसे देना यहाँ से यहाँ ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और ये हो रही है बैक बॉन्डिंग, ये हो रही है पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये कैसा लिखेगा सॉरी पाई एक्सेप्टर लिखित, सारा तो रिलेशन टूट गया सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, सर ये आप में ऑडियो या फोटो का ऑप्शन होता तो ये ना प्रॉब्लम बड़ा कम होता भाई, ये ऑडियो का ऑप्शन ये सब हम इतना टेक्निकल होता, हाँ बताइए रोजिया तो लड़के लड़की है, अच्छा लड़की के व्हाट्सएप पे जाती है ना, मतलब लड़के इस चीज का शिकार होते हैं, बस पहली बार सुन रहा हूँ कि लड़की भी इस चीज का शिकार हो गई है, व्हाट्सएप पे सही से मैसेज करना, लड़की को तो आते हैं व्हाट्सएप पे बढ़िया से मैसेज करना, दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, लड़के कमजोर होते हैं, लड़के ऐसे भी एक्सप्रेस करने में थोड़े कमजोर होते हैं, हाँ ये मेरी सोच है, गलत हो सकती है हमारे बारे में, चलिए तो ये हमारे पास फिशर और शॉक, हमारे पास दो चीजें आ गई, एक ग्राउंड स्टेट में बनता है, ठीक है, पाई एक्सेप्टर है, एक्साइटेड स्टेट में बनता है, पाई हाँ भाई यहाँ तो बहुत बहुत परेशान आते हैं यार, मैंने तो ऐसी यार एक बात बोल दी पर मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि बहुत लोग परेशान है यार, ये तो सबकी कॉमन समस्या लग रही है मुझे भाई, बहुत दिल चले बैठे यहाँ पे, बहुत दिल चले इस क्लास में, बहुत दिल चले, क्या जहर जहर मैसेज लिखने हैं लोग, सबके मन की बात हो दीजिए, अच्छा पलक के मन की बात, ये सबके दिल की बात है, क्या कहते हैं ये सच्चाई है क्या, चलिए नहीं बात बातें बहुत बातें कर लिया, बहुत बातें कर ली, अब देखो फीचर्स लिखने की बात है, मैं लिख रहा फीचर्स ऑफ फिशर कार्बाइन सेम फीचर्स ऑफ फिशर कार्बाइन, ठीक है भाई, तजुर्बा भी तो होता है भाई, तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, इसमें आपको जिंदगी पीएचडी करा देती है, लाइफ आपको पीएचडी करा देती है, मैंने एनरोलमेंट थोड़ा ज्यादा जल्दी कर लिया था, मेरी पीएचडी जल्दी होगी, पर चलिए एनीवेज जिंदगी तो भी सिखाएगी, एक दिन तुम भी पीएचडी अटेन कर लोगे, फीचर्स अरे बाबा सेम है रे, सेम एज फिशर कार्बाइन, सुबह भी कम
संकारा जुगुड़ परम बम सेम है रे सेम है सेम। अच्छा वही समझते हैं मैंने फिर का पूछे मैंने केमिस्ट्री में पूछी थी नहीं बेटा मैं केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं केमिस्ट्री में तो नहीं पीएचडी बट जीवन की इस वाले ज्ञान में थोड़ा सा तुम कह सकते हो क्लोज टू पीएचडी नहीं केमिस्ट्री में दोस्तों ऑनेस्टली आई एम नॉट अ पीएचडी स्कॉलर आई हैवंट डन माय पीएचडी नहीं चलिए अब ये हमने कर लिया टीचर्स हमने कर लिया अब जरा बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं या तुमको मेरी नजरिए अब यार बॉन्डिंग बिना तुम्हें आती है बॉन्डिंग क्यों आती है आती है बॉन्डिंग ठीक है बॉन्डिंग अच्छा कैसे आती है बता मैं सवाल ही पूछूंगा तुमसे आप किसी से सवाल पूछो मैंने कहा चल ठीक है नटखट नादान बालक आ तुझसे सवाल पूछो आजा तुझसे सवाल पूछो आजा तुझे तब दिखाऊंगी आई डोंट नो व्हाट टू डू आई डोंट नो जो नो इस गलत क्या सही क्या मुझे ये बता दे मुझे कर बता दे बता देना मेरे से खुद से डराना पता मुझे कर मिलूं तो बता देना और चाहूं तो देख दे तू आपको बहुत अच्छे से पता है माय डियरेस्ट फ्रेंड्स प्लीज लिसन टू मी आपकी अगर बैक बॉन्डिंग ना होती तो यहाँ डबल बॉन्ड होता पर बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया यानी ये चीज कही जा सकती है कही जानी चाहिए कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ड्यू टू मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग जो MC का बॉन्ड ऑर्डर है बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है यानी मेरे प्यारे दोस्तों ये कह सकते हैं कि मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है उसका इनवर्स रिलेशन होता है एक्सटेंट ऑफ जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग बॉन्ड और उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम दूर मैंने अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका प्यार ही लाइक मस्त हवा का पुअर पाइप सेक्टर एवरेज पाइप सेक्टर स्ट्रॉन्ग पाइप सेक्टर क्योंकि पीएम में पुअर पाइप सेक्टर अच्छा डोनर है तो मैं लिख सकता हूं ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन रुको इन तीनों से मैंने मेरे दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका प्यार ही क्या एक मस्त हवा का यानी मैं इलेक्ट्रॉन रिचनेस इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ मेटल ए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस देन बी देन सी बैक बॉन्डिंग का रेंज ऑफ थॉट्स 3 ए देन बी देन सी सो अब मेटल कार्बन बॉन्डिंग की बात पूछे तो सर ये उल्टा हो जाएगा सी देन बी देन सी राहुल कुमार साहू गलत कर दिया तुम अरे बेटू क्या करता है रे तू गलत क्यों कर देता है तू तुझे समझ नहीं आता रे क्या क्यों करता है ऐसी गलतियां क्यों करता है ऐसी गलतियां जबर ओके गाइस चलिए आई थिंक समय आ चुका है कि आगे बढ़ा जाए और एक सवाल तुमसे करा समय आ चुका है आगे बढ़ा जाए एक और सवाल तुमसे करा जाए समय आ चुका है आगे बढ़ा जाए एक और सवाल तुमसे करा जाए समय आ चुका है आगे बढ़ा जाए एक और सवाल तुमसे करा जाए क्या कहते हो जीना ही का है हम प्यार बोलना चलिए ये सवाल तुम करिए ये सवाल तुम करोगे तेरे ख्यालों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया हो भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शंकर संकट हरेना जल्दबाजी तुम मत करना तेरे तलाशों का अंत न पाया तलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शंकर संकट हरेना अरे गजब बच्चे हो तुम सबसे पहले बताओ इस केस में मेरे स्पेक्टेटर लिगेंड सेम है तो मेटल की इलेक्ट्रॉन रिचनेस में बराबरी है देखो जो लिगेंड स्टडी के अंदर होता है उसे नहीं देख मैंने देखा ना स्पेक्टेटर लिगेंड सारे सेम है तो मेटल की इलेक्ट्रॉन रिचनेस बराबर है अब यहाँ पे डिफरेंस आज स्पेक्टेटर लिगेंड में नहीं रहा डिफरेंस आ रहा है जिस लिगेंड की स्टडी कर रहे हैं कार्बाइन उसके सब्स्टिट्यूएंट्स में अब जहां माइनस आई स्ट्रेंथ ज्यादा वहां पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ भी ज्यादा तो यानी आप सबसे पहले बोलो कि पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बाइन का क्या ट्रेंड है पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बाइन का क्या ट्रेंड है कौन सी कार्बाइन सबसे स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर की सर बी देन ए देन सी चलिए बात बढ़िया अब बताओ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ बैक जो सबसे स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर बैक बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा होगी यानी क्लोरीन के केस में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा देन ए देन सी मैंने कहा शानदार आई लव इट अब
अगर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का ये ट्रेंड जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा वहां मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा पर बॉन्ड लेंथ कम, यानी मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड जस्ट अपोजिट होगा। तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं ये मेरे मूर्ख बच्चे। आंसर होगा सीएबी। तो संगम का सही है, लत्ता का सही है, साउ ने पहले दिखा ठीक कर दिया, रोजी का गलत। रात ने कुछ कहा। जी विपाशा जी आपने सही कहा। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा कार्बाइन खत्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली अल्काइन वही चीज है जैसा आपका अल्कीन होता है, सेम वैसे आपका अल्काइन है, ठीक है। हम उसे भी थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे कुछ टॉपिक्स जो बचते थे, जैसे कि हमने वो अभी कुछ चीजें करेंगे, मिंगोस रूल। मिंगोस रूल एक और है छोटा सा, ये हम कर लेते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मुझे मैं तब स्किप कर दे, सब इसलिए स्किप कर दे ताकि मैं तुमको आगे करा सकूं। अच्छा, मिंगोस रूल क्या कहता है? सबसे पहले बात करूं मिंगोस रूल आपका क्या कहता है। मिंगोस रूल ये कुछ ज्योमेट्रीज देता है, ठीक है। मिंगोस रूल क्या करता है? इट सजेस्ट्स ज्योमेट्रीज corresponding to इलेक्ट्रॉन काउंट। इसमें हमारे पास जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट के बराबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसे लिखता हूँ पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट और इसे ज्योमेट्री। तो इसे मैं लिखता हूँ पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट इसी, और इसे लिखते हैं ज्योमेट्री। जैसे मैं पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया 18, तो ज्योमेट्री मोनोमर। अगर पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया 34, तो ज्योमेट्री डाइमर। अगर पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया 48, तो रहेगा साइक्लिक प्राइमर। अगर यह रहता है 50, तो रहेगा ओपन प्राइमर। फिर यहाँ पे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट और यहाँ पे ज्योमेट्री। 60, 62, 64। 60 मतलब टेट्राहेड्रल, 62 मतलब बटरफ्लाई, 64 मतलब स्क्वायर। उसके बाद आता है 72, 74। 72 मतलब टीपीपी, 74 मतलब स्क्वायर पिरामिड। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, ज्योमेट्री। 84, 86, 90। 84 का मतलब होता है कैप, टीपीपी और बाई कैप टेट्राहेड्रल। 86 में होती है ऑक्टाहेड्रल या कैप पिरामिड। 90 होता है ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। 98 होता है कैप ऑक्टाहेड्रल। What takes a big look?
चलिए इसका लास्ट तो बची है हमारे पास, राइट क्लिक करनी हमने, आखिरी तो बची है ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन काउंट ज्योमेट्री 114 प्योर एंटी प्रिज्मेटिक, 130 डार्क प्योर एंटी, इसको याद करो, इसे याद करो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन काउंट करेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री याद करो, छोटा टॉपिक है इसे। सवाल कैसे पूछेगा वो, ये तो पूछते तो जैसा सवाल कैसा आएगा, सवाल वो डायरेक्टली ऐसे पूछेगा जैसे उसने पूछा Fe4CO देखते हैं 30 इज, ठीक है ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हें, स्क्वायर प्लेनर, डी टेट्राहेड्रल, डी बटरफ्लाई, डी वन, ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो तो कितना आएगा 4 × 8 प्लस कार्बन की वैलेंस में 4 प्लस 13 दूनी 26, तो 32 प्लस 4 प्लस 26, 36 प्लस 26 कितना आता है 62, मतलब बटरफ्लाई। ऐसे सवाल होता है, करा दिए एक सवाल किस तरीके के सवाल, ठीक है करा दिया भाई, करा दिया एक सवाल किस तरीके के सवाल आते हैं बता दिए, ठीक है। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, ठीक है अगली क्लास 6 बजे शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास 6 PM। ओएमसी को कितने लेक्चर बचे आज, 1 1 2 11 लेक्चर रहे, 4 लेक्चर बचे, 4 से 5, 4 या 5 लेक्चर बस, 6 6 इसको 6 का